देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में कि फोटॉन क्या होता है या फोटॉन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दूसरा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के बारे में हम कह सकेंगे कि क्लासिकल वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम गई। पहला जो प्रोसेस था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी रेले जीन्स लॉ की फेलियर के बाद हम कह सकते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में भी नाकाम गई और जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में नाकाम गई। तो हम देखेंगे कि पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें किन चीजों के बारे में बताता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो कि मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी तो मैक्सवेल जो था वो कोई एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट नहीं था। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी दी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देने के बाद क्या कर रहे हैं आप दोनों, मसला क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देने के बाद उसने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी दी, लेकिन मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को प्रूव नहीं करता था, क्योंकि साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंटल होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो थ्योरीज देते हैं। जैसे आइंस्टाइन भी उन्हीं में से था जो थ्योरी देते थे। तो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के दौरान एक फिनोमेना नोट की, जिसको आगे चल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। आपके बुक के मुताबिक 1887 में हर्ट्ज ने ये बात नोट की कि जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करती है तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो ऐसी फिनोमेना जिसमें किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, तो ऐसी फिनोमेना जो होती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मींस फोटॉन, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1887 के अंदर इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एक्चुअली ये था कि हर्ट्ज ने ये रिपोर्ट किया था कि जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करती है तो वो मेटल सरफेस पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। जब बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो पता लगा कि एक्चुअली अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉल करने से मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। जबकि हर्ट्ज की ये डिस्कवरी थी कि अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉल करने से मेटल सरफेस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसी फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिनोमेना
in which electrons are ejected from metal surface is called photoelectric effect. ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सपोज करें अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे, बाद में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए कि ऐसा क्यों होता है, तो बहुत ही अजीबोगरीब इसकी रिजल्ट्स मिली आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में एक होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखिए सपोज करें इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से एक एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब लिया जाता है, इस तरह से ये एक बिल्कुल अंदर से जो है वो खाली होता है, एवाक्यूटेड गिलास ट्यूब होता है। इसके अंदर इस तरह से जो है वो दो प्लेट्स लगाई जाती है मेटल की, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। इसमें एक एमीटर लगाया जाता है जिसका काम होता है करंट को मेजर करना, और यहाँ पे आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये प्लेट जो है वो नेगेटिव हो जाती है और ये प्लेट जो होती है पॉजिटिव होती है। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान गैप नहीं है, इसलिए एमीटर जो है वो करंट 0 बताएगा। अब सपोज करें हम इसके ऊपर इस तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करवाते हैं। सपोज करें नेगेटिव पे करें या पॉजिटिव पे करें, मसला नहीं है कोई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ना वो लाइट के फॉल करने से। अब पॉजिटिव के ऊपर फॉल करें नेगेटिव पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो सपोज करें अगर नेगेटिव प्लेट पे हम इस तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करवाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे और एमीटर करंट बताएगा। तो ये एमीटर करंट तब बताएगा जब अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करेगी। इसका मतलब है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करने से इलेक्ट्रॉन निकले जो इस गैप से गुजर के पॉजिटिव टर्मिनल तक बने और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, तभी जो है वो यहाँ पे करंट बना है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर एमीटर में करंट तब आएगा, विजिबल लगाओगे नहीं आएगा, इंफ्रारेड लगाओगे नहीं आएगा, अल्ट्रा वायलेट से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, इसको सपोज कर लेते हैं कि इसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, तो इसकी पहली रिजल्ट हमें मिलती है जो आज डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। पहली रिजल्ट हम ये देखेंगे, सपोज करें कि अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी एक फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती, जैसे विजिबल कलर की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट के अंदर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है। तो सपोज करें हम ऐसे दो डिवाइस बनाए, एक में ये मेटल आयरन रखें और एक में कॉपर रखें। सपोज करें यहाँ पे मैं बना लेता हूं कि एक प्लेट में आयरन की रखता हूं और आप कह लें कि दूसरी प्लेट में कॉपर की रखता हूं। ठीक है, अगर एक प्लेट आयरन की और एक प्लेट कॉपर की है, ठीक है, अब दोनों के ऊपर मैं इस तरह से
अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल कर, इसमें भी अल्ट्रावायलेट है, इसमें भी अल्ट्रावायलेट है। ठीक है, तो पहली जो हम बात यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वो ये करेंगे कि हर अल्ट्रावायलेट लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। क्या कोई भी अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवा दो इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नहीं होता। अल्ट्रावायलेट लाइट में भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अगर उस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। मतलब ये कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलने में देर नहीं लगाता। अब ये क्या, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो होती है ये दोनों के लिए सेम होती है या डिफरेंट? तो ये दोनों के लिए डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि कॉपर में जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं आयरन में भी उसी पे। डिफरेंट मेटल्स पे डिफरेंट अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज वाली लाइट के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और किसी में कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट फॉल करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट हो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप कहोगे कि रिजल्ट, पहली रिजल्ट का जो है वो रिजल्ट 1 है, इसको आप कहोगे कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 1 है। इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 1 का भी पहला हिस्सा है, ठीक है, कि देयर इज certain frequency, there is certain frequency below which no electron is ejected from metal surface. इसको आप कह लें कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड होती है उसकी वेवलेंथ को कट ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कहते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ भी कह सकते हैं आप इसको। अब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल पे। डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट होती है। तो आप कहोगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको हम लिखेंगे न्यू नॉट से, डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज इन द मेटल। कि मेटल अगर कॉपर है तो प्योर कॉपर है, उसमें कोई और चीज मिक्स है, तो इन चीजों पे भी डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे कि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल पे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब डिफरेंट मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है कि किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है? आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है? देखें, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी मेटल के अंदर ऐसे तो नहीं होता
कि जैसे डब्बे के अंदर टॉफीज पड़ी है, उसका ढक्कन खोल के ऐसे करें वो गिर जाए, ऐसे तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें एनर्जी देके निकालना हो। तो कोई ऐसा मेटल होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता। जो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखता है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। अगर आपसे टॉफी छीनी जाए या किसी बच्चे से छीनी जाए तो फर्क तो होता है ना। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हर जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ जोड़े हुए है। जो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड रखता है, उसका इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से इजेक्ट नहीं होता, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें से जैसे सीजियम होता है, अल्कली जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं। इवन विजिबल जो लाइट होती है वायलेट कलर की, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हर मटेरियल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को जोड़ के रखने की डिफरेंट सलाहियत होती है, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आप कहोगे कि वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन इसको फाइ से जाहिर की जाती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम लिखना जरूरी है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, मिनिमम। क्योंकि अगर किसी भी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, सपोज करें इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी है, वर्क फंक्शन एनर्जी है। इसका मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। 6 से भी निकल जाएगा, 7 से भी निकल जाएगा, मीन ज्यादा से तो निकल जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए? 5। 5 से कम से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तो इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का फार्मूला हो जाता है एच न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। इसका मकसद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकती है। तो इसका मकसद है कि अगर आप किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना चाहो तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी तीसरी बात है, इसकी तीसरी चीज कौन सी है कि देयर इज नो टाइम लेग। ठीक है, ये एलएजी होता है, एलईजी नहीं होता। तो देखें, ये आप कह सकते हैं इसकी डिपेंडेंस मैंने नहीं लिखी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसके किसी ने बच्चे ने पूछा कि सर इसके पाँव वैसे नहीं होते, तो पाँव नहीं होते, टाइम लेग होता है। टाइम लेग का मकसद होता है कि टाइम के पाँव वैसे नहीं होते सर। तो मैंने कहा ये टाइम लेग नहीं है, ये टाइम लेग है, एलएजी है। इसका मतलब क्या होता है टाइम लेग का? टाइम लेग का मकसद है कि फोटॉन के फॉल करते हैं और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के दरमियान टाइम का जो इंटरवल होता है उसको टाइम लेग कहा जाता है। ठीक है, आपने कभी न्यूज के प्रोग्राम तो आप सुनते नहीं हो, फिल्मों के अंदर ऐसा होता नहीं, तो न्यूज के तबसरे सुनते हैं। तो आजकल पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी बात कह दी जाती है, लाइव प्रोग्राम लिखा होता है कि ये प्रोग्राम लाइव आ रहा है, लेकिन जो होता है वो जब भी लाइव पे, जैसे ये अपना ये लाइव चल रहा है, तो अगर इसको फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर का मैं साउंड ऑन कर दूं,
तो मैं यहाँ से बात करूंगा, ये सिस्टम के अंदर जाएगा, ये इसी पीसी, भले हमारे डिस्टेंस कम है लेकिन 5 सेकंड के बाद ये सुनाई देगा। मैं बोल चुका हूँ उसके बाद यहाँ पे साउंड है। इसका मकसद है कि ट्रांसमिशन के दौरान टाइम का लेग होता है। तो लाइव में ऐसे ही होता है, न्यूज कास्टर जो होते हैं ना, वो लाइव लिखते तो है लेकिन एक्चुअली वो 10-15 सेकंड पहले वो बात हो चुकी होती है। फिर वो जो होते हैं, कोई ऐसी बात होती है तो उसको रोक लेते हैं, उसकी आवाज को जो है वो साइलेंट कर लेते हैं, बीप लगा देते हैं ताकि ये चीज लाइव न जाए। तो ये इसको हम कहते हैं टाइम लेग। ये बोलने और ट्रांसमिट होने के दरमियान 5 सेकंड का टाइम लेग है। तो यहाँ पे टाइम लेग का मकसद है कि लाइट के फॉल करने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कितना टाइम। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करती है तो जैसे ही लाइट फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देयर इज नो टाइम लेग। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है तो भले 1000 साल तक फॉल करती रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 है किसी चीज की, सपोज कर लेते हैं 100 हर्ट्ज है, 99.99% फ्रीक्वेंसी, 99.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली लाइट 1000 साल तक भी फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर जैसे ही 100 होगी इलेक्ट्रॉन फिर लेट नहीं लगाए, तो इसको हम कहते हैं देयर इज नो टाइम लेट। तो ये पहली रिजल्ट है। पहली रिजल्ट के मुताबिक जब मेटल सरफेस के ऊपर हम अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाएंगे तो हम ये बात नोट करेंगे कि हर अल्ट्रावायलेट लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। अल्ट्रावायलेट लाइट में भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी आती है, जिस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, उसके बाद होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये रिजल्ट है इसकी सेकंड। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। और दूसरी बात इसमें ये कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल पे, और डिफरेंट मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है, इसलिए कि डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसके लिए ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है, और जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है। सबसे ज्यादा जो होती है, कम जो होती है, वो सीजियम की होती है। अल्कली मेटल है जो वायलेट कलर की विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर लेता है। ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव होते हैं। ऐसा मेटल जो कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने देता है, तो ऐसा मेटल जो होता है उसको हम कहते हैं ये मेटल ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, मींस इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, थोड़ी लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। तो ये होती है इसकी पहली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और इसमें टाइम लेग नहीं होता। ठीक है, अब दो और भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, शाम को मैं लिंक भेजूंगा, हो सकता है उसमें दूसरी रिजल्ट मैं डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। अगर मुझे पॉसिबिलिटी होती है तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, तो क्लास जो है वो अटेंड कर लीजिए।